ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल, एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है। इन्हें जरूर पढ़ा करिएगा। जो व्यक्ति उच्च विचारों की सुखद संगति में रहते हैं वे कभी भी एकाकी नहीं हो सकते। ये किसने कहा है? फिलिप सिडनी ने कहा है। युद्ध की विभीषिका से मानवता पर संकट। ये आप देख रहे हैं कि दुनिया भर में वैसे भी इस समय बड़ी अशांति फैली हुई है। एक तरफ आप देख रहे हैं कि रूस यूक्रेन में क्या हो रहा है, युद्ध लंबे समय से चल रहा है। देखिए, ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखेंगे ये है रूस यूक्रेन, ये हमारा प्यारा भारत है। ये आप लोगों को ईरान देखने को मिल जाएगा, तेहरान इसकी राजधानी है। और देखिए, ये आपको फारस की खाड़ी देखने को मिल रही है, ये ओमान की खाड़ी है। यहाँ आप लोगों को हॉर्मुज जलडमरू देखने को मिल जाएगी। ये इजराइल है, ये भूमध्य सागर है, ये लाल सागर आपको देखने को मिल रहा है। और यहाँ आप लोगों को यूएसए देखने को मिल जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप यहाँ के क्या है, राष्ट्रपति आपको देखने को मिल जाएंगे। तो युद्ध को प्रयास, सुरक्षा, सम्मान और राष्ट्रीय स्वाभिमान के आवरण में प्रस्तुत किया जाता है, मगर इसके परिणामों के पीछे छिपी सच्चाई अत्यंत विचलित करने वाली होती है। रूस यूक्रेन में पहले से जारी युद्ध के बीच अब विश्व ईरान और इजराइल के मध्य संघर्ष से बढ़ते तनाव को देख रहा है, और जिसमें अमेरिका की भी सक्रिय भागीदारी है। बार और पलटवार की विभीषिका से यह स्पष्ट हो जाता है कि आधुनिक युद्ध सीमाओं तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसकी आंच रिहायशी इलाकों तक पहुंचती है। शक्ति प्रदर्शन में दागी गई मिसाइलें केवल सामरिक ठिकानों को ही नहीं बल्कि उन मासूम दिलों को भी दहला देती हैं जिन्हें युद्ध और राजनीति का अर्थ तक मालूम नहीं है, लेकिन भय का अनुभव भलीभांति होता है। ऐसे वातावरण में हर सुबह डर और आशंका लेकर आती है और रात अनिश्चितता की चादर ओढ़े बीतती है। यही हाल रूस यूक्रेन के बीच जारी युद्ध से भी उपजा है, और जहां अनगिनत परिवारों की जिंदगी तबाह हो गई है। जिन नगरों और कस्बों में कभी जीवन की चहल पहल थी, वहां अब विध्वंसक का सन्नाटा बस रहा है। खेतों की हरियाली बारूद की कलिमा से ढक गई है। सीमाएं भले ही बदल जाएं, पर क्या उन माताओं की पीड़ा कम हो पाएगी जिन्होंने युद्ध में अपने पुत्र खो दिए? और आप देखते हैं क्यों क्या कोई राजनीतिक उपलब्धि उस मासूम बचपन की भरपाई कर सकती है जिसकी पाठशाला विस्फोटकों की गूंज में खो गई है? युद्ध की राख केवल इमारतों को नहीं ढकती, बल्कि वह विश्वास, स्थिरता और भविष्य की उजली संभावनाओं को भी धूमिल कर देती है। दक्षिण एशिया में भी स्थितियां कम चिंताजनक नहीं है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमावर्ती क्षेत्रों में समय समय पर उकसाने वाला तनाव उन लोगों के जीवन को अस्थिर कर देता है जो पहले ही दशकों की असुरक्षा का बोझ ढो रहे हैं। निर्णय चाहे राजधानी के गलियारों में लिए जाए, लेकिन उनका प्रभाव उन गांवों में महसूस होता है जहां लोग केवल शांति, रोजगार और सम्मानजनक जीवन की आकांक्षा रखते हैं। युद्ध की आहट भर से विद्यालयों के द्वार बंद हो जाते हैं, बाजारों की रौनक गायब हो जाती है और सामान्य जीवन की धड़कन थम सी जाती है। विश्व के विभिन्न हिस्सों में फैलते इन संघर्षों की एक समान तस्वीर है। घोषणाएं, चेतावनियां, सैन्य जमावड़ा और अंततः कराहटी मानवता। हम रणनीति और सुरक्षा की चर्चा करते हैं, मगर क्या हम उन भूखे बच्चों की आंखों में झांकते हैं जो सहायता शिविरों में भोजन की प्रतीक्षा करते हैं? क्या हम उन खाली कक्षाओं की निस्तब्धता सुनते हैं जहां कभी सपनों को आकार दिया जाता है था? ये युद्ध केवल प्राणनाशक ही नहीं होता, बल्कि वह भविष्य की संभावनाओं को भी निगल जाता है। वह शिक्षा को बाधित करता है, स्वास्थ्य सेवाओं को जर्जर कर देता है और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को अंधकार एवं अनिश्चितता की गर्त में धकेल देता है। हर वह जीवन जो युद्ध में समाप्त होता है वह मात्र का एक आंकड़ा नहीं होता है, बल्कि उस दास्तान की कहानी बयां करता है जो अपने पीछे तबाही के निशान छोड़ जाती है। युद्ध में नष्ट हुए घर और अन्य इमारतों का पुनर्निर्माण संभव है। व्यवस्थाएं समय के साथ आप देखते हैं कि क्या समझ सकती हैं, मगर खोए हुए संबंधों की रिक्तता कभी नहीं भरती। और जिस बच्चे ने अपने माता पिता को खो दिया हो, उसके लिए युद्ध किसी राष्ट्र की विजय या फिर पराजय नहीं, बल्कि उसके अपने संसार का अंत है। और उसके जीवन में ना तो कूटनीति के किसी तर्क का कोई मतलब है और ना ही शक्ति संतुलन। और आप देखें कि परिभाषा का महत्व, वहाँ केवल स्मृतियों की पीड़ा और भविष्य का धुंधलापन ही नजर आता है। मानवीय दृष्टि से युद्ध का कोई भी उच्चित्र कसौटी पर खरा नहीं उतरता। अस्पतालों में कराटे, घायल विस्थापितों के अस्थायी शिविर, स्वच्छ जल और खाद्यान्न के लिए संघर्ष, ये सब उस कठोर यथार्थ की तस्वीर है जिन्हें अक्सर राजनीतिक विमर्श से ढक दिया जाता है।
युद्ध की वजह से आने वाली पीढ़ियां केवल खंडरों की विरासत नहीं पाती, बल्कि वे मानसिक आघात, असुरक्षा और अविश्वास का बोझ भी साथ लेकर चलती हैं। उनका बचपन खेल के मैदानों में नहीं, बल्कि भय की छाया में बीतता है। क्या हम उन्हें ऐसा भविष्य सौंपना चाहते हैं? शांति को प्रायः आदर्शवाद कहकर उपेक्षित कर दिया जाता है, मानव संवाद और संयम दुर्बलता के प्रतीक हो, मगर वस्तुतः शांति ही सबसे बड़ी शक्ति है। प्रतिशोध की तुलना में संवाद ज्यादा साहस मांगता है। आक्रमण की अपेक्षा समझौता अधिक परिपक्वता को दर्शाता है। यदि एक राष्ट्र अपनी ऊर्जा और संसाधनों का इस्तेमाल हथियारों के स्थान पर शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास में निवेश के लिए करे, तो विश्व का स्वरूप कितना भिन्न हो सकता है। सहयोग की भावना अविश्वास की दीवारों को तोड़ सकती है और सह अस्तित्व की चेतना स्थायी स्थिरता का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। जब हम ईरान तथा इजरायल और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव को देखते हैं, जब रूस और यूक्रेन के संघर्ष की पीड़ा को सुनते हैं, जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमाओं पर अस्थिरता की आहट महसूस करते हैं, तब हमें स्वयं से यह प्रश्न अवश्य करना चाहिए कि क्या इन युद्धों ने मानवता को कुछ दिया है। यदि उत्तर केवल आंसू, भूख, विस्थापन, बिछोह और तबाही हो, तो जाहिर है कि दुनिया को इंसानियत के लिए अपनी सोच की दिशा बदलनी होगी। अमेरिका और इजरायल ने ईरान से जिस खतरे का अंदेशा जताया है, अगर उसमें थोड़ी सी भी सच्चाई है, तो क्या युद्ध भी इसका एकमात्र हल है? अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या बातचीत के सभी द्वार बंद कर देना सही है? दूसरी ओर यह सवाल भी उठ रहा है कि अमेरिका और इजरायल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई में खाड़ी क्षेत्र के अन्य देशों को निशाना बनाना क्या जायज है? ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब वैश्विक स्तर पर तलाशने जाने चाहिए। मानव जीवन की गरिमा और महत्व को किसी की भी सीमा या विचारधारा से कम नहीं आंका जा सकता है। दुनिया के हर बच्चे को सुरक्षित और सहज बचपन का अधिकार है। हर माता पिता को हक और वे अपने बच्चों को पालन पोषण स्वतंत्र एवं भयमुक्त वातावरण में कर सकें। साथ ही हर समाज को यह अवसर मिलना चाहिए कि वह विकास और प्रगति की राह पर आगे बढ़े। युद्ध की संस्कृति इंसानियत को विभाजित करती है, जबकि शांति की संस्कृति सीमाओं से परे सभी को जोड़कर रखती है। दुनिया में शक्ति संतुलन की परिभाषा को बदलना अब समय की मांग है। सच्ची शक्ति विनाश और प्रभुत्व जमाने में नहीं, बल्कि संरक्षण और सहअस्तित्व में है। यदि हम सचमुच आने वाली पीढ़ियों के प्रति उत्तरदायी हैं, तो हमें यह स्वीकार करना होगा कि युद्ध अंततः संपूर्ण मानवता की पराजय है। इतिहास उस विजय को अधिक समय तक याद नहीं रखता जो रक्त रंजित हो, वह उन प्रयासों का स्मरण करता है जिन्होंने जीवन को बचाया, संबंधों को जोड़ा और भविष्य को सुरक्षित किया। ऐसे में हमें ऐसा वातावरण बनाने का संकल्प लेना होगा जहां आने वाली पीढ़ियां हमारे समय को संघर्षों के अंधकार से नहीं, बल्कि शांति के उजाले से पहचाने। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय बताइए आप लोग जरूर। सफलता की कसौटी। इस शिक्षा परीक्षा में हासिल अंकों का खेल नहीं है, बल्कि यह समग्र विकास का माध्यम है। लेकिन आप देखते हैं कि आजकल अंकों को ही सफलता मानी जाती है। स्कूल, अभिभावक और समाज को मिलकर इस सोच को बदलना होगा। समस्या की जड़ यह है कि आजकल स्कूल और अभिभावक अक्सर नंबरों को ही सफलता का एकमात्र प्रमाण बना देते हैं। इससे बच्चों की रचनात्मकता, कौशल और व्यक्तिगत क्षमताएं दब जाती हैं। केवल अधिक अंक प्राप्त करने वाले बच्चों को श्रेष्ठ मानना पूरी तरह गलत है, क्योंकि अच्छी परवरिश की सफलता बच्चों की सोच, समझ और प्रभावी व्यवहार में निहित होती है। तुलना का दबाव बच्चों के आत्मविश्वास को तोड़ता है और चिंता, तनाव को जन्म देता है। बच्चे अपने वास्तविक प्रतिभाओं को दबाकर केवल अंकों के पीछे भागने लगते हैं। अभिभावकों की भूमिका अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं को बच्चों पर थोपने की नहीं होनी चाहिए, बल्कि उन्हें उनकी क्षमताओं के अनुरूप उड़ान भरने देना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी इसी दिशा में समग्र विकास पर बल देती है, जहां ज्ञान अर्जन के साथ साथ जीवन कौशल महत्वपूर्ण है। यह नीति छात्रों के मानसिक, शारीरिक एवं सामाजिक विकास को प्राथमिकता देती है, न कि केवल अंकों को। जरूरत इस बात की है कि अभिभावक बच्चों की आवश्यकताओं को समझें, उनकी कमजोरियों को बार बार उनके सामने न दोहराएं। बच्चे में मौजूद हुनर को बाहर लाने का प्रयास करना चाहिए। अभिभावकों को सकारात्मक सोच रखते हुए जागरूक रहना होगा। सुविधाओं की अति करने से बचना होगा। परीक्षा के दौरान घर परिवार में सामान्य वातावरण बनाना प्राथमिक जरूरत है, ताकि बच्चों में परीक्षा का भय न पैदा हो। सामान्य दिनों की तरह व्यवहार करना चाहिए, जिससे डर उनकी कमजोरी ना बने। भावनात्मक समर्थन के लिए खुला संवाद जरूरी है। नई शिक्षा नीति कहती है कि अधिकांश कक्षाओं में ऐसे बच्चों की पहचान होनी चाहिए जिनमें सीखने की दृष्टि से कुछ विशिष्ट अक्षमता होती है और जिन्हें लगातार मदद की आवश्यकता होती है। ऐसे मामलों में सामने आए कि
उन बच्चों की जितनी जल्दी मदद शुरू की जाती, आगे प्रगति की संभावनाएं उतनी ही बेहतर नजर आती। अध्यापकों को सीखने से संबंधित इस प्रकार की क्षमताओं की पहचान करने और उनके निवारण के लिए योजना बनाने में विशेष रूप से मदद मिलती है। और तो विशिष्ट कार्यों उपयुक्त तकनीक की मदद से कुछ प्रयास शामिल किया जा सकता है। बच्चों को अपनी गति के अनुरूप काम करने की स्वतंत्रता देना, पाठ्यक्रम को सभी बच्चों के लिए सक्षम और लचीला बनाना तथा उपयुक्त आकलन एवं प्रमाणन के लिए अनुकूल माहौल बनाना आज के समय की जरूरत है। ये आप देखते हैं कि ऐसे में नंबर के गणित के बजाय क्षमतावान बनाने की जरूरत होनी चाहिए। सीखने की क्षमता वाले सभी छात्रों के लिए समान पहुंच और दृष्टि में बदलाव सुनिश्चित की जाए तो अंकों की असमानता दूर की जा सकती है। यह भी देखना होगा कि बच्चों की समझ और उनकी प्रवृत्ति के मद्देनजर पाठ्यक्रम की उपलब्धता होनी चाहिए। अनेक बार भाषा भी बड़ी समस्या होती है। बच्चे मातृभाषा में अधिक सहज होते हैं, लेकिन अंग्रेजी और दूसरी भाषाएं थोपने के कारण बच्चा असहज महसूस करता है और धीरे धीरे वह पढ़ाई से भी दूरी बनाने लगता है। अच्छे नंबर और बेहतर परिणाम के लिए सहज भाव और अनुकूल वातावरण का निर्माण आवश्यक है। सार्थक संवाद से बच्चे भावनात्मक रूप से मजबूत होंगे और उनकी सोच को सकारात्मक आकार मिलेगा। अभिभावक, परिवार, समाज स्कूल में बच्चों की तुलना में अंकों से करते हैं, न कि उनके कौशल और प्रभावी व्यवहार से, और इससे मानसिक विकास में बाधा उत्पन्न होती है। पालन पोषण व परिवर्ष की व्यवस्था सिखाती है कि अभिभावकों की भूमिका बच्चों की सोच और उनके भीतर जागरूकता विकसित करना है। प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्तर तक कक्षा में अंकों से तुलनात्मक समझ विकसित नहीं करना चाहिए। शैक्षणिक विकास में बच्चों की समझ, अभिव्यक्ति और सोच के आधार पर उन्हें गले लगाने की जरूरत है। अपनी अपेक्षाओं को बच्चों पर थोपने से उनका मानसिक, सामाजिक और शैक्षणिक विकास कमजोर होता जा रहा है। अभिभावक और अध्यापकों को शैक्षणिक गतिविधियों में मिलकर काम करने की कोशिश करनी चाहिए। अंकों के आधार पर मूल्यांकन के स्थान पर बच्चों के संग आर्थिक संवाद को प्राथमिकता देनी चाहिए। परीक्षा के समय तनाव आम समस्या है जो एकाग्रता और याददाश्त प्रभावित करता है। अभिभावकों को बच्चों को शांत रखने के उपाय अपनाने चाहिए। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, अच्छी नींद और स्क्रीन की अवधि सीमित रखना प्राथमिकता होनी चाहिए। श्वास व्यायाम सिखाना चाहिए जो तनाव को कम करता है। इससे बच्चे तर्कसंगत तरीके से परीक्षा चिंताओं से निपट सकते हैं। अभिभावकों को घर पर सीखने का समर्थन करने, शिक्षकों से संवाद रखने, मूल्यों को प्रोत्साहित करने की जरूरत है। बच्चों की समस्याओं को सुनकर अभिभावक, अध्यापक सामूहिक प्रयास करें तो बच्चे का मानसिक विकास तेज होगा। अधिक अंक वाली सोच बदलने की जरूरत है। समाज का दायित्व, अगर हमने आज नहीं बदला तो आने वाली पीढ़ियां अंकों के बोझ के तले दब जाएंगी। शिक्षा को अंकों का खेल बनाने से बचने की जरूरत है। अभिभावक, शिक्षक और समाज को मिलकर बच्चों को प्यार, समझ और कौशल से गढ़ना चाहिए। सकारात्मक माहौल बनाकर रुचियों को प्रोत्साहित करना चाहिए। इससे बच्चे सुरक्षित महसूस करेंगे और दीर्घकालिक सफलता भी पाएंगे। और आप लोग भी बताइए, क्या लगता है आप लोगों को? आप तो जिस समाज में हम लोग बड़े हो रहे हैं उस समाज में आप देख रहे हैं कि अंक ही सब कुछ देखे जाते हैं? नहीं देखे जाते हैं। वो कहता है आपकी कितनी परसेंट थी, आपके कितने नंबर थे। प्रावधान का पैमाना। सर्वोच्च न्यायालय ने आरक्षित वर्ग और धर्मांतरण से जुड़े मसले पर मंगलवार को स्पष्ट एवं महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट हमारे देश की सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। इसके मुताबिक हिंदू, सिख, बौद्ध धर्म छोड़कर कोई दूसरा धर्म अपनाने वाला अनुसूचित जाति मूल का व्यक्ति या परिवार संरक्षण, आरक्षण या अन्य वैधानिक लाभ का पात्र होने का दावा नहीं कर सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार धर्म परिवर्तन के साथ ही उसका अनुसूचित जाति का दर्जा समाप्त हो जाता है। शीर्ष अदालत के इस फैसले को लंबे समय से चले रही उस बहस का निर्णायक माना जा रहा है जिसमें यह दावा किया जा रहा था कि भले ही किसी व्यक्ति ने धर्म परिवर्तन कर लिया हो, लेकिन उसकी मूल सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर उसे आरक्षित श्रेणी का लाभ मिलना चाहिए। ऐसे मामले अक्सर सामने आते रहते हैं। धर्म परिवर्तन के बाद भी लोग खुद को आरक्षित श्रेणी का लाभ पाने का हकदार मानते हैं, मगर अदालत ने अपने निर्णय में साफ कर दिया कि इस तरह का कोई भी दावा मान्य नहीं हो सकता है। दरअसल यह मामला आंध्र प्रदेश से सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा था। याचिकाकर्ता ने ईसाई धर्म अपना लिया था। इसके बावजूद वह खुद को अनुसूचित जाति का सदस्य बताते हुए अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम के तहत संरक्षण प्रावधानों का लाभ की मांग कर रहा था। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने इससे संबंधित याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि धर्म परिवर्तन के बाद किसी व्यक्ति को अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। इसे जागरूकता का अभाव कहा जाए या व्यवस्था में अस्पष्टता के आरक्षित वर्ग से जुड़े लोगों में आज भी यह भ्रम है कि अगर वे हिंदू, सिख या फिर बौद्ध धर्म छोड़कर कोई दूसरा धर्म अपना लेते हैं
तब भी उन्हें अनुसूचित जाति या एवं जनजाति अधिनियम का लाभ मिलता रहेगा। मगर अब शीर्ष अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि ऐसे व्यक्ति को संविधान, संसद या राज्य विधानमंडल के किसी कानून के तहत कोई भी वैधानिक लाभ, संरक्षण या आरक्षण नहीं दिया जा सकता। यह पूरी तरह प्रतिबंधित है, इसमें कोई अपवाद नहीं है। गौरतलब है कि धर्म परिवर्तन करने वालों की जातिगत स्थिति से जुड़े सवाल केवल अदालतों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इस मामले को राजनीतिक नफा नुकसान के चश्मे से भी देखा जाता है। कर्नाटक की राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की ओर से पिछले दिनों की गई जाति गणना में उस वक्त विवाद खड़ा हो गया जब ईसाई समुदाय के अंतर्गत 33 जातियों को सूचीबद्ध किया गया। तब विपक्ष के विरोध और राज्यपाल के सुझाव के बाद इन समुदायों को सूची से हटा दिया गया। हालांकि 4 श्रेणियों को बरकरार रखा गया। ऐसे में यह सवाल भी महत्वपूर्ण है कि आरक्षित वर्ग और धर्मांतरण से जुड़े मसले पर शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में जिस तरह स्थिति स्पष्ट की है, क्या इस तरह की पहल सरकारी स्तर पर नहीं की जा सकती थी? जबकि संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 में स्पष्ट किया गया, किसी भी धर्म को छोड़कर दूसरा धर्म अपनाने पर अनुसूचित जाति का दर्जा तुरंत समाप्त हो जाता है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम का सुरक्षात्मक ढांचा उन लोगों तक विस्तारित नहीं किया जा सकता जिन्होंने धर्म परिवर्तन करके सामाजिक और कानूनी श्रेणी से बाहर निकलने का विकल्प चुना है। ये आप देख लीजिएगा, ये है आंध्र प्रदेश। अमरावती इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। इसकी सीमा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल से लगती है। ये केरल से नहीं, कर्नाटक से माफी चाहते हैं। ये है केरल। ये कर्नाटक है, बेंगलोर इसकी राजधानी है। इसकी सीमा गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल से लगती है। उम्मीदों का बजट। इस बार दिल्ली के बजट में विकास की संतुलित तस्वीर नजर आती है। इसमें भले ही राष्ट्रीय राजधानी के बासिंदों को तत्कालिक लाभ वाली घोषणाओं की कमी महसूस हो, लेकिन भविष्य की उम्मीदों को लेकर प्रतिबद्धता साफ दिखती है, जिसमें प्रदूषण जैसे गंभीर मसले की चिंता भी शामिल है। ऐसा इसलिए क्योंकि कुल बजट का 21% हिस्सा पर्यावरण संरक्षण पहल के लिए रखा गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को दिल्ली विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 1,03,700 करोड़ रुपए का बजट पेश करते हुए कहा कि यह हरित बजट है। इसमें दो राय नहीं है कि सरकार की नीतियों में जन सरोकार की भावना दिखनी चाहिए। इस दृष्टि से देखें तो सरकार ने इसका विशेष ध्यान रखा और शिक्षा क्षेत्र के साथ जन स्वास्थ्य सेवाओं को भी प्राथमिकता दी। शिक्षा पर कुल बजट का 18% खर्च करने का निर्णय निस्संदेह सराहनीय कदम है। वहीं स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 13,000 करोड़ से अधिक राशि आवंटित किए जाने से उम्मीद की जा सकती है कि सरकारी अस्पतालों की दशा और दिशा बदलेगी। बजट में नागरिकों को बेहतर और आधुनिक सुविधाएं देने का संतुलित प्रयास किया गया। युवा पीढ़ी भविष्य में दिल्ली की जो नई तस्वीर देखना चाहती, सरकार उसी दिशा में कदम बढ़ाती दिख रही है। आने वाले वर्षों में यहाँ सार्वजनिक परिवहन का नया रूप सामने होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि वर्ष 2029 तक पूरे परिवहन बेड़े को इलेक्ट्रिक बसों में बदला जाएगा। इसी के साथ दिल्ली की सड़कों की दिशा सुधारने की इच्छा शक्ति भी सरकार ने दिखाई है। शहरी विकास के साथ धूल मुक्त सड़कें बनाने के लिए अलग से राशि का आवंटन किया गया और नए सेमीकंडक्टर नीति की घोषणा से उम्मीद जगी कि राजधानी में नव उद्यम समेत बुनियादी औद्योगिक ढांचे का सतत विकास होगा। इसके अलावा अटल कैंटीन से जुड़े विश्राम स्थल बनाने की घोषणा से अस्थायी कर्मचारियों को रोजमर्रा की कठिनाइयों से राहत मिलने की उम्मीद जगी है। कुल मिलाकर यह बजट विकासोन्मुख माना जा रहा है, लेकिन यह तभी संभव होगा जब यह बजट घोषणाओं पर पूरी तरह अमल किया जाएगा। और दिल्ली की बात करें, केंद्र शासित प्रदेश है। विधानसभा में 70 सीटें, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 7 सीटें हैं। और रेखा गुप्ता यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री है। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, सुझाव हो तो ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।